जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1st to 7th ऑफ सितंबर के वीकली करंट अफेयर्स। ये सेशन बिकॉज ऑफ सीडीएस एग्जामिनेशन एंड सीएपीएफ एग्जामिनेशन हमने होल्ड पे रखा हुआ था। दो हमने मंथली करंट अफेयर सेशंस के थ्रू जो करंट अफेयर क्विज है वो हमने डिस्कस किया था और काफी अप्रिशिएट भी किया गया स्टूडेंट्स के द्वारा। अब हम क्योंकि एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं तो शुरुआत कर रहे हैं दोबारा से वीकली करंट अफेयर्स की। 1st to 7th ऑफ सितंबर के हम करेंगे कवर, और इसी तरीके के आपके वीकली करंट अफेयर के सेशंस रेगुलरली आते रहेंगे। और इसके बाद हम मंथली करंट अफेयर सेशंस को भी कवर करने वाले हैं। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं टीम निष्ठा पर। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आगे बढ़ने से पहले सबके लिए एक जानकारी, सीडीएस और सीएपीएफ 2025 के लिए जो बैच है वो आपका लॉन्च हो चुका है। और इसमें जो है हम देखो हर तरीके का बैच रखा गया है। सीएपीएफ पेपर 1 का, सीएपीएफ पेपर 2 का, सीएपीएफ पेपर 1 पेपर 2 कॉम्बो, सीडीएस का, ठीक है जी, सीडीएस का सिर्फ जीएस का बैच, सीडीएस ओटीए का बैच जिसमें आपका जीएस प्लस इंग्लिश दोनों होगा, और सीडीएस प्लस सीएपीएफ का कॉम्बो बैच भी रखा गया है। इसके बारे में मैंने और जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, विल कनेक्ट यू। और इसको लेकर मैंने वीडियो भी बनाई है। इसमें हमारा जो है सेशंस जो हैं वो 15 सितंबर से हमारा बैच शुरू होगा। एक साल की आपको वैलिडिटी मिलेगी, लेक्चर्स मिलेंगे, और काफी डिटेल में जो मेरे को जानते हैं उनको पता है, लाइक माई स्टाइल ऑफ टेकिंग अप द थिंग्स। तो हम उसी तरीके से जनरल स्टडीज को कवर करेंगे काफी डिटेल में, क्योंकि मुझे ये लगता है कि एक बार आप डिटेल में अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं, फिर आपको बार बार उसी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मतलब एक बार आपकी बेस अच्छा बनना चाहिए। ठीक है, कहते ना, जो स्ट्रक्चर है उसकी नींव जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है आपके बैचेस में रहेंगी। और डिटेल के लिए एक और वीडियो है जिसमें हमने पूरा डिस्कस किया है कि क्या क्या आपके बैच में इंक्लूड होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नेशनल न्यूज से। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी रिलीजेस कमेमोरेटिव स्टैम्प फॉर 75 ईयर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो 75 साल जो है पूरे हुए, ठीक है जी, उसके लिए कमेमोरेटिव स्टैम्प इशू की गई। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मार्किंग द 75th एनिवर्सरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसमें जो है ये आपका हुआ इनॉग्रल सेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस कॉन्फ्रेंस एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। और ये जो इवेंट था वाज लाइक, इसमें आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ भी थे, जो लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं अर्जुन राम मेघवाल वो भी थे आपका। और 28 जनवरी 1950 को, ठीक है जी, 28 जनवरी 1950 के बाद जो है द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ। अब क्या उससे पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं था? ठीक है जी, उससे पहले आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ठीक है, तो फेडरल कोर्ट जो है कहा जाता था। अब सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि संविधान आपका लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हम इसको कहते हैं। और कह लीजिए 2025 में पूरे 75 साल हो जाएंगे, तो 75th ईयर है, उसको कमेमोरेट किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओरिजिनेट होता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, और जो है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश होता है कहां पर? आपका कैलकाटा में। ठीक है जी, कैलकाटा में, इवेंचुअली मद्रास में 1800, बॉम्बे में 1823। पोस्ट इंडिपेंडेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया गया 28 जनवरी 1950 को। आर्टिकल आपके हैं 124 to 147 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट, आज के समय पर टोटल मैक्सिमम जजेस कितने हैं? 34 हैं, जिसमें 1 + 33। ठीक है, तो 33 प्यूने जजेस कहा जाता है, प्यूने। ठीक है, सो प्यूने जजेस कहा जाता है। प्यूने मतलब सीजीआई हो गया। अच्छा, एक और चीज, जब सीजीआई या बाकी जजेस बेंच पर बैठे हैं, बेंच पे मतलब जब वो डिसीजन दे रहे हैं, ठीक है, तब वो इक्वल हैं। तब ऐसा नहीं है कि सीजीआई के पास एक्स्ट्रा पावर है। ठीक है, मान लो एक चीफ जस्टिस हैं और 2 अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं, तो मेजॉरिटी से फैसला होगा। ठीक है, सीजीआई जो है उनके पास कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी होती हैं, वो सीनियर मोस्ट जज हैं, ऐसे समझ के चलिए। ठीक है, तो उनके पास उस लिहाज से आपका कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं, बट एज फार एज द जुडिशियल पावर्स आर कंसर्न, ऑल द जजेस सिटिंग ऑन द बेंच आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आपका, इसी से रिलेटेड आपकी एक और न्यूज। प्रेसिडेंट अनवील्स न्यू सुप्रीम कोर्ट फ्लैग एंड इंसिग्निया एट द जुडिशरी कॉन्फ्रेंस। तो ये एक नया कह लीजिए फ्लैग और इंसिग्निया
सुप्रीम कोर्ट के लिए या जुडिशरी के लिए लॉन्च किया गया है। सो न्यू सुप्रीम कोर्ट फ्लैग एंड इंसिग्निया एट द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी न्यू दिल्ली। तो ब्लू फ्लैग में क्या क्या है, देखिए अशोक चक्र, यहां पर आप अशोक चक्र को देख सकते हैं, ठीक है जी। सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये रहा आपका सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग और ये रहा आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है जी। तो ये आपका अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट और जो है आपका, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि जो नया इंसिग्निया बना है उसमें क्या क्या चीजें हैं आपका, ठीक है जी। द इंसिग्निया इंक्लूड्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और क्या लिखा है, यतो धर्मा ततो जया, ठीक है। वेयर देयर इज अ धर्मा देयर इज विक्ट्री, ठीक है, जहां पर धर्म है, ठीक है, यतो धर्मा ततो जया, ठीक है जी। सो डिजाइन्ड बाय एनआईएफटी दिल्ली, द फ्लैग विल बी अवेलेबल इन वेरियस फॉर्मेट्स। तो ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है उसको डिजाइन किया गया है। तो ये सारा का सारा एक एक फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अटेन्स द नवरत्ना स्टेटस, ठीक है, ये नवरत्ना स्टेटस मिला है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। ये क्या होता है, देखिए जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज जिसको हम कई बार कहते हैं सरकारी कंपनीज हम जब कहते हैं, दो इसमें भी फर्दर बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, मैं अभी उसमें नहीं जा रहा, कंपनीज हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, तो जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको ऑटोनॉमी देने के लिए, उनको उनमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस आए, ठीक है, वो डिसीजंस जो हैं मैनेजमेंट के द्वारा लिए जाएं, ना कि फोन कॉल पे लिए जाएं, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो उसको लेकर जो है कह लीजिए एक आइडिया लिया गया, एक प्रोसेस बनाया गया जिसमें कहा गया कि कैटेगराइज किया जाएगा पीएसयूज को, मिनी रत्ना कैटेगरी 2, मिनी रत्ना कैटेगरी 1, नवरत्ना, महारत्ना, ठीक है। तो जो मिनी रत्ना कैटेगरी 2 है वो सबसे लोअर कैटेगरी, फिर कैटेगरी 1, फिर नवरत्ना, फिर महारत्ना। तो अब ये किस बेसिस पे डिसाइड होता है, ये पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे डिसाइड होता है, जैसे कि रेवेन्यू हो गया, प्रॉफिट हो गया, टोटल एसेट्स हो गए, इन कुछ मुद्दों पर देखा जाता है, और जैसा अगर कंपनी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है तो उसको उस तरीके का वो स्टेटस दिया जाता है, मतलब एक हेल्दी कंपटीशन होता है, ठीक है। जैसे अब मान लो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो एम्प्लॉइज होंगे उनमें एक अलग तरीके का उत्साह होगा कि हमने मेहनत की, हमारी कंपनी अब नवरत्ना कहलाती है, ठीक है, अब हम महारत्ना के लिए ट्राई करेंगे, मतलब इन द फ्यूचर, ठीक है। तो इस तरीके की जो है चीजें रहती हैं। सो ये आपका आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इनको नवरत्ना स्टेटस दिया गया है। नवरत्ना स्टेटस जो है शुरू किया गया था सरकार के द्वारा 1997 में। टू क्वालिफाई नवरत्ना स्टेटस अ पीएसयू मस्ट बी मिनी रत्ना 1 कैटेगरी 1। शेड्यूल ए कंपनी मस्ट हैव अचीव्ड एक्सीलेंट और वेरी गुड एमओयू रेटिंग, ठीक है जी, एक्सीलेंट या वेरी गुड रेटिंग होनी चाहिए इन द लास्ट 3 ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। महारत्ना के लिए अगर आप बात करोगे तो 5,000 करोड़ जो है 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक इनका जो है नेट प्रॉफिट होना चाहिए, 25,000 करोड़ का एवरेज एनुअल टर्नओवर होना चाहिए, नेट वर्थ जो है वो आपकी 15,000 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाता है महारत्ना, जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका महारत्ना का स्टेटस, ये बहुत ज्यादा डिटेल में आपका दिया हुआ है, ठीक है, यू कैन रीड दिस। अदरवाइज इसमें जैसे मैंने आपको मोटा मोटा बताया 1997 में, ठीक है, 1997 में ये आपका नवरत्ना स्टेटस शुरू हुआ, और द आइडिया इज कि जो हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं, अंडरटेकिंग्स हैं, उनको ग्लोबल लेवल पर लेकर जाना, उनको कॉम्पिटिटिव बनाना, ठीक है जी। ये आपका रिसेंटली कह लीजिए नवरत्ना कंपनीज हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, MTNL, ठीक है जी। उसके बाद आपका नेशनल एल्यूमिनियम नाल्को, ठीक है, कई बार हम शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं NBCC, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, NMDC, राष्ट्रीय इस्पात निगम, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रेल विकास निगम लिमिटेड, ठीक है, RVNL, और उसके बाद आपका ONGC विदेश। अच्छा, ONGC विदेश और ONGC दोनों अलग हैं। ONGC विदेश ONGC का ही जो फॉरेन एंटिटीज को देखने के लिए विंग है, अलग से कंपनी है। तो ONGC एक महारत्ना है, ONGC विदेश नवरत्ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशियस, मालदीव्स साइन चार्टर एंड MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझौता साइन किया गया है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव सेक्रेटेरिएट। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स,
ठीक है, खासकर मालदीव्स के साथ हमारे रिलेशन बीच में थोड़े से गड़बड़ हुए, तो अब दोबारा से पटरी पे आ रहे हैं, और बाद में चलकर इसमें मॉरिशस भी ऐड होता है। तो ये एक दो तीन चीजें इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया, ठीक है, बीइंग अ बिगर पार्टनर, तो जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो भी इंडियन ओशन में, जिनकी स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस बहुत ज्यादा है, उनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे होने, तो उसमें जो है हम सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर बात करते हैं, और हमारा एक प्रोग्राम है सागर, ठीक है जी, सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। बेसिकली ये कौन सा रीजन? इंडियन ओशन रीजन की मैं बात कर रहा हूं। तो देख लेते हैं। तो यहां पर इंडिया, मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका साइन किया है उन्होंने एक चार्टर और एमओयू फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कन्क्लेव सेक्रेटेरिएट इन कोलंबो। ठीक है, किसके लिए? ताकि जो भी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, स्टेबिलिटी चैलेंजेस हैं इंडियन ओशन रीजन में, उनको एड्रेस किया जा सके। ये रीजनल सिक्योरिटी ग्रुपिंग है जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव्स, मॉरिशस आपका आता है रिसेंटली। बांग्लादेश जो है इसमें recently was hosted in Colombo by the government of India. NSA Ajidoval, representatives of Maldives, Mauritius, श्रीलंका, उन्होंने इन डॉक्यूमेंट्स को यहां पर साइन किया। बांग्लादेश जो है एज अ मेंबर इसमें नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सो देयर आर 5 पिलर्स। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट ये क्यों है, इंडिया के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, सो बांग्लादेश एंड सेशल्स पार्टिसिपेट एज ऑब्जर्वर्स। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखो, इंडिया के कंटेक्स्ट में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन में ना मालदीव्स है, वो सीधा सीधा जो बिल्कुल लिटरली इंडिया के साथ पंगा लेने के लिए तैयार हुआ, तो वो बैकिंग थी चाइना की। सिमिलरली श्रीलंका भी एक समय पर इंडिया के साथ वो जो है कहते हैं ना चाइना कार्ड खेल रहा था। ठीक है, अब हमने देखा कि किस तरीके से उनका हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो उन्होंने लीज पे दे दिया। ठीक है, इस तरीके से वहां पे एक पब्लिक में रोष भी था कि सीधा सीधा आपने एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट जो है एक दूसरे देश को आपने लीज पर दे दिया, 99 ईयर्स की लीज पे दिया। और ये सेम चीज और भी देशों के साथ हो रही है, जो कि हम डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के थ्रू देखते हैं। बट हमारे लिए, भारत के लिए ये रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये छोटे छोटे देश हैं, इनको जब चाइना आता है इतना ज्यादा पैसा देता है कि उनके लिए, चाइना के लिए वो अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं उनका वहां पर इंफ्लुएंस चेंज होता है, जो कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी हमने कई बार चर्चा की है कि किस तरीके से इंडिया को घेरने की तैयारी है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी, दो इंडिया ने इसका काउंटर भी निकाला, डायमंड नेकलेस थ्योरी। ठीक है, बट इट इज लाइक इनसर्कलिंग द इंडिया। ठीक है, जैसे हम्बनटोटा पोर्ट है, ठीक है, मालदीव्स में है, इधर ग्वादर पोर्ट है, बांग्लादेश में है आपका। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं इंडिया को इनसर्कल करने की कोशिश है, तो इसका काउंटर इंडिया करना चाहता है। ओके, नेक्स्ट आपका सौरोज बिकम 5th पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप टू गेट द हैबिटेट राइट्स इन द स्टेट। देखिए पीवीटीजी क्या है? ठीक है, पीवीटीजी पहले थोड़ा इसको समझ लो, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। धिबार कमीशन एक बैठा था, उसमें यह देखा गया कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी, अनुसूचित जनजाति में भी कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा पिछड़ गई हैं। देखो, जब रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया गया शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, तो कुछ सर्टेन कम्युनिटीज को उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला, या कहें तो मेजर चंक बेनिफिट जो है उन्हीं को मिला, और बहुत सारी कह लीजिए ट्राइब्स ऐसी हैं जिनको इसका बेनिफिट नहीं मिला, या बिल्कुल ना मात्र के बराबर जो है उसका बेनिफिट मिला है। तो जो सबसे ज्यादा पिछड़ी कह लीजिए जातियां हैं, जनजातियां हैं, उनको पीवीटीजी कहा गया, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। और उनके लिए स्पेसिफिकली, ताकि वो भी मुख्य धारा से जुड़ सकें, तो उनके लिए अलग से कह लीजिए समय समय पर प्रावधान किए जाते हैं। तो यहां पर जो है उड़ीसा के द्वारा ये किया गया है, सौरस बिकम द 5th पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जिनको ये राइट्स दिए गए हैं। सौरा ट्राइबल्स ऑफ गजपति डिस्ट्रिक्ट ग्रांटेड द हैबिटेट राइट्स ओवर देयर एंसेस्ट्रल लैंड्स। उड़ीसा जो है एक ऐसा राज्य बन गया है टू एक्सटेंड सच राइट्स टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। सो 5th ट्राइबल ग्रुप है इन द स्टेट जिनको ये राइट्स दिए गए हैं, जिसमें कि वो अपने जो नेचुरल राइट्स हैं उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी सेक्रेट साइट्स को, प्लेसेस ऑफ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को विद इन देयर टेरिटरी। और इसको लेकर जो है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाई गई है अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट, और उसने अप्रूव किया हैबिटेट राइट्स फॉर द सौरा कम्युनिटी।
क्योंकि देखो हमेशा से फॉरेस्ट राइट एक्ट्स में, इवन जब कई बार नक्सल मूवमेंट की बात की जाती है तो उसमें एक पॉइंट रखा जाता है, जो लोग नक्सल मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं कि देखिए जी इंडिया में फॉरेस्ट जो एक्ट तो आए, पर जो फॉरेस्ट राइट्स थे और जो ट्राइबल से उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, या रिकॉग्नाइज किया गया सिर्फ कागज में, उसको धरातल पर इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो ये एक शिकायत हमेशा से रही है, ये एक तरीके से पॉइंट भी रहा है। जिस तरीके मतलब दो, उसमें हम ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक सच्चाई है और कुछ हद तक उसको एक्सप्लॉइट भी किया गया। तो दोनों ही चीजें आप यहां पर हैं। तो ये चीज यहां पर रिकॉग्नाइज की गई है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में, और ये कहा गया कि उनके हैबिटेट राइट्स रहेंगे 128 विलेजेस इन द मोहना एंड आर उदयगिरी ब्लॉक्स। ठीक है जी। अगर हम सौरा ट्राइबल्स की बात करें तो एंशिएंट ट्राइब है उड़ीसा की, जिसका जिक्र जो है एपिक रामायण और महाभारत में भी मिलता है। ठीक है, इनको अलग अलग नाम सवाराज, सबराज, सौरा, सौरा करके भी जो है वहां पर एड्रेस किया जाता है। प्राइमरीली ये आपको उड़ीसा में मिलते हैं, कुछ जगह आपको आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और असम में भी मिलते हैं। लैंग्वेज जो है मेनली द जो है सौरा बोलते हैं, दैट इज मुंडा लैंग्वेज। दे आर अमंग द फ्यू ट्राइब्स इन इंडिया विद देयर ओन स्क्रिप्ट, जिसको बोला जाता है सोरांग सोम्पेंग। ठीक है, सोरांग सेम्पेंग। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड रेशियल ग्रुप, कॉमनली अमंग द अबॉरिजिन्स ऑफ सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया। ठीक है जी। सो अगर प्रैक्टिस की बात करें तो कॉम्प्लेक्स रिलीजन वर्शिपिंग अ रेंज ऑफ गॉड स्पिरिट्स दे बिलीव कंट्रोल देयर डेली लाइव्स। नेक्स्ट आपका डिजिटल बस इनिशिएटिव रीचेस ओवर 3 लाख बेनिफिशियरीज। तो डिजिटल बस ये क्या करेगी, डिजिटल स्किल्स प्रोवाइड कर रही है गांव में जाकर लोगों को। सो दैट इज द डिजिटल बस। सो जॉइंट वेंचर बिटवीन नेशनल डिजिटल इंडिया मिशन एंड द NIIT फाउंडेशन लॉन्च्ड इन 2017। मकसद क्या है, लोगों तक टेक्नोलॉजी लेकर जाना, रिमोट एरियाज तक इनोवेशन को प्रमोट करना, नई अपॉर्चुनिटीज को। क्योंकि आज के समय पर कितनी सारी चीजें हैं, जब कम्युनिटी सर्विस सेंटर गांव में खुल रहा है तो एक अगर युवा जो है वहां पर कह लीजिए डिजिटल स्किल्स को एक्वायर करता है, तो रेलवे टिकट बुक करनी है, पानी का बिल, बिजली का बिल, बहुत सारे काम जो हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की, तो वो जो कह लीजिए युवा हैं वो पूरे गांव को हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, सो डिजिटल डिवाइड फॉर दोज इन द रिमोट एरियाज, कनेक्ट पीपल विद द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स। ठीक है जी। इंक्रीज इंटरेस्ट इन लर्निंग, मल्टी अप्रोच टू एजुकेशन। ऑब्वियसली वो अपनी एजुकेशन को और आगे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, ये लेक्चर आप यूट्यूब के थ्रू देख रहे हैं, तो वो कैसे यूज करना है, कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करता है। तो ये सारे जो है उसके मोटिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट आपका कैबिनेट ग्रीन लाइटिंग, दैट इज द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, अब ये क्या मतलब, एग्रीकल्चर डिजिटल तरीके से होगा? नॉट एग्जैक्टली। इसको ऐसे समझो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में डिजिटली या डिजिटल सेक्टर कैसे एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर सकता है। तो ये यहां पर एक आइडिया है फैसिलिटेटर का रोल प्ले करना। सो यूनियन कैबिनेट कमेटी चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अप्रूव द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, जिसमें लगभग ये बजट रखा गया है। बजट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्कीम क्या है वो इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें 2-3 चीजें रखी गई हैं। इसमें क्या है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। 3 चीजें हैं इसमें मेन। पहली चीज है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन में आपका एग्री स्टैक। ठीक है, एग्री स्टैक, स्टैक मतलब इकट्ठा करना किसी चीज को। सो फार्मर सेंट्रिक DPI इंक्लूड्स 3 फाउंडेशनल एग्री सेक्टर रजिस्ट्रीज, मतलब रजिस्टर्स को बनाना। कौन से, एक तो फार्मर रजिस्ट्री, ठीक है, कौन कौन किसान हैं। जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप्स, तो जियो रेफरेंसिंग करना। ठीक है, आप कई बार जब गूगल मैप्स को यूज करते हो तो बताता है, रेफरेंस दिखाता है कि ये चीज इस चीज को शो कर रहा है, तो आप जो है जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप्स को तैयार कर रहे हैं कि विलेज का क्या मैप है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका क्रॉप्स सोन रजिस्ट्री, कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जा रही हैं, इसका पूरा जो है डिजिटल तरीके से उसको रिकॉर्ड रखना। नेक्स्ट आता है कृषि DSS। DSS क्या है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब किसान जो है, कोई भी व्यक्ति किसी भी लाइफ में किसी भी पड़ाव में कोई डिसीजन लेता है तो कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे लेता है, कुछ नॉलेज के बेसिस पे लेता है। तो जो किसान डिसीजन ले रहा है कि कौन सी क्रॉप उगानी है, तो वो कुछ फैक्टर्स पर, कुछ डाटा पे बेस होना चाहिए। तो वही उसको सपोर्ट करना, जैसे कि लाइक सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग डाटा ऑन क्रॉप्स, सॉइल, वेदर, वाटर रिसोर्सेस। भाई यहाँ पर क्या कैसी सॉइल है, कितना पानी है, सारी चीजों के बारे में बताना।
क्रिएशन ऑफ क्रॉप मैप्स, आइडेंटिफाइंग सोइंग पैटर्न्स क्या हो सकते हैं, मॉनिटरिंग ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, उसको बताना कि भाई फ्लड्स आ सकते हैं, सूखा पड़ सकता है, असेसिंग यील्ड फॉर द क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सॉइल प्रोफाइल मैप्स। सॉइल प्रोफाइल मैप्स क्या है, जैसे ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि ये एल्यूवियल सॉइल है, ये रेड एंड येलो सॉइल है, ये लेटराइट सॉइल है, ये अल्कलाइन सॉइल है ना, इस तरीके से हम चीजें पढ़ते हैं। तो वैसे ही यहां पर सॉइल, अब ये सॉइल प्रोफाइल मैप क्या होगा, ये और ज्यादा, मतलब एल्यूवियल सॉइल हम बात करें नदर्न प्लेन्स में एल्यूवियल सॉइल है, बट ऑब्वियसली फर्क होगा, जो पंजाब हरियाणा पूरा उत्तर प्रदेश बिहार वेस्ट बंगाल असम, तो ये पूरा एल्यूवियल सॉइल है। ऑब्वियसली इसमें रीजनल वेरिएशंस होंगी, बहुत सारी रीजनल वेरिएशंस होंगी, तो उस तरीके से मैपिंग करना। ठीक है जी, एट अ 1 to 10,000 स्केल फॉर अप्रोक्सीमेटली 142 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, डिटेल्ड सॉइल प्रोफाइल इन्वेंट्री को बनाना। ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि 29 मिलियन हेक्टेयर्स की कंप्लीट हो चुकी है, फर्दर उसको ये सारी चीजें क्या हैं, ये डिजिटल तरीके से आप जो है जब ये तैयार हो जाएंगी तब इस किसान जो है उसको पता लग पाएगा, अच्छा मैं इस एरिया से हूं, ठीक है, ये हमारे एरिया का मैप है, ये पर्टिकुलर सॉइल है, इस सॉइल में मॉइस्चर क्या है, सारी चीजें जो है उसको डिजिटली मिल पाएंगी, वो एक बेटर डिसीजन जो है ले पाएगा कि कौन सी क्रॉप मेरे सॉइल पे सूटेबल है। नेक्स्ट आपका तंजावुर वीणा इज द फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टू गेट द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जीआई टैग मिला है, पहला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तंजावुर वीणा, फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और इसमें कुछ यूनिक कंस्ट्रक्शन फीचर्स हैं, दो तरीके की वीणा इसमें आपको देखने को मिलती है, कंठ वीणा, सदा वीणा। ये जो है सिंगल ब्लॉक ऑफ वुड से बनाई जाती है, ठीक है, और ये जो है 3 सेक्शंस में बनाई जाती है, रेजोनेटर, नेक और हेड। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं 3 तरीके से 3 पार्ट्स में बनाई जाती है, तो ये दोनों वीणा में इस तरीके का फर्क है। ओके, अब इसमें अगर आप देखेंगे लाइक 24 फिक्स्ड फ्रेट्स आपको मिलते हैं, सारे के सारे राग आप इसमें गा सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। फ्रेश बाक ऑफ जैक फ्रूट ट्री, ठीक है, कटहल का पेड़ बेसिकली, सो विच अंडरगोज रिग्रेस टेस्टिंग बिफोर यूज। ठीक है जी, तो ये आपका, इसके अलावा अगर जनरल हम वीणा की बात करें तो उसमें 4 टाइप ऑफ वीणा की बात होती है, रुद्र वीणा, विचित्र वीणा, सरस्वती वीणा और चित्र वीणा। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाले 2 हैं ये आपको कर्नाटिक क्लासिक म्यूजिक में मिलता है, और जो ये रुद्र वीणा और विचित्र वीणा है ये हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक में देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट आपका आईआईटी गांधीनगर ब्रेक थ्रू इन रिवैल्यूएटिंग द लोथल डॉकयार्ड थ्योरी। देखिए लोथल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। दो रिसेंटली ये भी रिसर्च आ रही है कि इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहना थोड़ा मिसनोमर होगा, क्योंकि जो बड़ी, देखो पहले क्या था कि इनिशियली जो ये साइट्स कहां मिली, पहले हड़प्पा मिली तो हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा गया, फिर अगली बहुत बड़ी साइट मिली मोहनजोदाड़ो, तो ये दोनों इंडस नदी पर जो है लोकेटेड हैं, तो उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया। इवेंचुअली ये देखा जा रहा है कि ज्यादा बड़ी जो साइट्स हैं वो सिंधु घाटी, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जा रहा है, जो सरस्वती नदी है, ठीक है, जो लुप्त हो चुकी है, उसके इर्द गिर्द जो मतलब वो मैप है वहां पर आपको ये साइट्स मिल रही हैं। खैर थोड़ा सा डिबेटेबल है, अभी मैं इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन ही कह के चल रहा हूं। अब आईआईटी गांधीनगर ने भी एक बात इसमें रखी है, ठीक है, इसमें बहुत कह लीजिए टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, मल्टी सेंसर डाटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, सैटेलाइट इमेजरी, ठीक है, ये सारी चीजें यूज करने के बाद इन्होंने ये एक लिंक ड्रॉ किया है कि डायरेक्ट लिंक बिटवीन लोथल एंड एंशिएंट कोर्स ऑफ साबरमती रिवर। मतलब ये जो साबरमती रिवर है गुजरात में, उसके मतलब अब ऑब्वियसली नदियां अपना कोर्स चेंज करती हैं, तो उसका जो एंशिएंट कोर्स था उससे ये उसके कह लीजिए बैंक पर ये आपको सिटी मिलता है, शोइंग सिग्निफिकेंट रिवर माइग्रेशन ड्यूरिंग द लेट हेलोसिन पीरियड दैट इन्फ्लुएंस द ट्रेड रूट्स एंड सेटलमेंट पैटर्न्स। ठीक है, तो साबरमती नदी का कोर्स चेंज हुआ है, तो लोथल जो है ये उससे रिलेटेड है, साबरमती रिवर से रिलेटेड है। द स्टडी प्रोवाइड्स रॉबस्ट एविडेंस सपोर्टिंग द डॉकयार्ड थ्योरी, हाईलाइटिंग किस तरीके से जो एंशिएंट वाटरवेज थे उन्होंने शेप किया है हड़प्पा सिविलाइजेशन के ट्रेड को और कल्चरल एक्सचेंज को, क्योंकि काफी मतलब अर्बनाइज्ड, मतलब वन ऑफ द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन कहा जाता है, और उसमें ट्रेड का बहुत बड़ा रोल था, और उसमें लोथल डॉकयार्ड का बहुत बड़ा रोल था।
सो लोकेटेड द माउंट ऑफ डेड इन गुजरात अराउंड 30 किलोमीटर फ्रॉम द गल्फ ऑफ खंबात इन गुजरात लोथल। ठीक है जी, तो ये ब्रॉन्ज एज हड़प्पा सिविलाइजेशन की साइट है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा और समझें तो प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात में आता है। ठीक है, वन ऑफ द सदर्न मोस्ट साइट्स ऑफ एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन, की सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। टाउन प्लानिंग आपको वेल प्लान्ड ग्रिड लेआउट यहां पर मिलता है, हाउसेज विद बाथरूम्स एंड ड्रेनेज सिस्टम्स। ठीक है जी, इंजीनियरिंग मार्वल ऑफ इट्स टाइम जिसमें एडवांस्ड मैरीटाइम आपको स्किल्स देखने को मिलती है। बीड इंडस्ट्री मिलती है आपको। ठीक है, बीड्स क्योंकि एक तो जो है कोस्टल एरिया है, दूसरा बहुत सारे देशों के साथ ट्रेड हो रहा है, तो बीड मेकिंग जो है एक काफी कह लीजिए एक ऐसी चीज है जो कि जिसका एक बहुत अच्छा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। ठीक है, सो बीड मेकिंग इंडस्ट्री हैव फाउंड वेरियस सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड टूल्स, आर्टिफैक्ट्स, आपको पॉटरी कह लीजिए बर्तन हैं, टूल्स हैं, सील्स, वेट्स, ज्वेलरी, ये सारी चीजें भी यहां पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, ओके। यूनियन मिनिस्टर प्रपोजेस रीनेमिंग रविन शॉ यूनिवर्सिटी ओवर फेमीन कंट्रोवर्सी। जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने उड़ीसा में एक यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करने का सजेशन दिया जिसको लेकर का कंट्रोवर्सी हो गई। ठीक है जी, नाम है आपका रविन शॉ कन्वेंशन सेंटर, ये आप देख सकते हैं। क्यों नाम चेंज करना चाहते हैं और क्यों कंट्रोवर्सी हुई और क्या है इसके पीछे की कहानी, समझते हैं। देखिए, रविन शॉ यूनिवर्सिटी कटक उड़ीसा में ओरिजिनली इसका नाम था रविन शॉ कॉलेज इन 1868 बाय ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट थॉमस एडवर्ड रविन शॉ। अच्छा, अब क्या कंट्रोवर्सी है? कंट्रोवर्सी ये है कि जो आपका फेमीन आया था उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा फेमीन ऑफ 1866, जिसमें यह कहा जाता है कि हजारों लाखों लोगों की जो है जान चली गई, विच क्लेम्ड अराउंड अ मिलियन लाइव्स। ठीक है जी, सो इसका नाम का दुर्भाग्य, ठीक है, दुर्भाग्य जैसे दुर्भाग्य जैसे हम कहते हैं, वो जो है इसको कहा जाता है। उसमें ये जो व्यक्ति हैं रविन शॉ, इनका जो है रोल रहा है। ठीक है, सो ही वॉज काइंड ऑफ द हेड एट दैट टाइम। और ये जो है मतलब सीधा सीधा उनका ये कहना है एजुकेशन मिनिस्टर का कि ये हमें उस चीज की याद दिलाता है। ठीक है, ये इस चीज की याद दिलाता है जिसकी वजह से वो फेमीन हुआ। ठीक है, जिसने उसको लेकर कुछ नहीं किया या सफिशिएंट एक्शंस नहीं लिए, तो इसका नाम जो है नहीं रखना चाहिए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम ऐसे व्यक्ति के नाम पे। सो कॉलेज विच बिगेन एज अ स्मॉल स्कूल इन 1841, सो द हिस्ट्री ऑफ रविन शॉ कॉलेज इज इंटरट्वाइंड विद द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न उड़ीसा। नेक्स्ट आपका माइती लॉन्चेस ब्लॉकचेन सॉल्यूशन इंक्लूडिंग विश्वास्य टेक्नोलॉजी स्टैक। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी भी चाहती है कि हम ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस को लेकर आए, क्योंकि दुनिया भर में इसके बारे में ऑलरेडी काम हो रहा है। यू कैन नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टू दिस। ठीक है, आप ये नहीं कि आंख मूंद के बैठ जाएंगे, नहीं नहीं अरे कुछ नहीं होता, ये गलत है। आपको उस टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा। तो यहां पर एक स्टेप लिया गया है, ब्लॉक चेन सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक, ब्लॉकचेन एज अ सर्विस, ब्लॉकचेन एज अ सर्विस, जैसे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आपको देखने को मिलता है जिसको SaaS बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं, जैसे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, अपने मोबाइल फोन्स में बहुत सारी एप्लीकेशंस को, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को हम यूज कर रहे हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस को हम यूज करते हैं, दैट इज व्हाट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल, फॉर परमिशन एप्लीकेशन थ्रू NIC डाटा सेंटर भुवनेश्वर, पुणे, हैदराबाद। और इस इनिशिएटिव में एक NBFL लाइट वेट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म होगा, एक प्रमाणिक, नाम इंपॉर्टेंट है ये, प्रमाणिक NBF लाइट। ये एक ब्लॉकचेन सॉल्यूशन है फॉर वेरीफाइंग द मोबाइल ऐप ओरिजिन्स, मोबाइल ऐप कहां से शुरुआत हो रही है उनकी, उसको चेक करने के लिए। सो नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क ने इनिशिएट किया है द विजन ऑफ क्रिएटिंग रिलायबल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्चेस जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव। सो नरेंद्र मोदी वर्चुअली एड्रेसेस the program of marking the launch of जन संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव एट सूरत। ठीक है जी, तो ये है आपका, द आइडिया इज वेरी क्लियर कि वाटर कंजर्वेशन में लोगों को जोड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन सरकार का इनिशिएटिव तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ठीक है, जब तक कि सरकार इसमें लोगों को शामिल नहीं करेगी। सो लॉन्च द जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव। सो द आइडिया इज द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड गुजरात गवर्नमेंट, community
इन्वॉल्वमेंट इन द वाटर कंजर्वेशन। ठीक है जी। सो एम्स टू कंस्ट्रक्ट अराउंड 24,800 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ताकि वाटर सस्टेनेबिलिटी बढ़े। ठीक है। जो जल जीवन मिशन था उसका एम क्या था, ठीक है, टू प्रोवाइड 55 लीटर्स पर पर्सन पर डे टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। तो 55 लीटर पानी जो है हर व्यक्ति को पर डे मिलना चाहिए, ठीक है, पर पर्सन पर तो आप मान के चलिए अगर 4 लोग हैं फैमिली में तो 220 लीटर हो गया, ठीक है, 220 लीटर पानी जो है पर डे मिलना चाहिए। सो बिल्ड ऑपरेट मैनेज विलेज वाटर सप्लाईज, इसमें पानी समिति बने, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है सेंटर और स्टेट मिलकर फंड करते हैं। जहां पर आपका हिमालय और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां 90-10 का रेशो है, 90% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट देगी। जो सेंटर है और अदर स्टेट्स हैं वहां 50-50 है। ठीक है जी। चलिए, यूनियन मिनिस्टर अप्रूव्स सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम फॉर ईपीएफ। ये बहुत सारे एम्प्लॉइज की कह लीजिए एक डिमांड थी, उनकी इच्छा थी, ये फाइनली अप्रूव किया गया है। देखिए मोटा मोटा अगर इसको ऐसे समझें कि जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में जो पेंशन मिलती थी, ठीक है, वो जो पेंशन है उसमें क्या होता था, एक पेंशन पेमेंट ऑर्डर होता है, पीपीओ। तो जो भी पेंशनर है जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो वो डिसेंट्रलाइज था, तो उनको जो है क्या करना रहता था, उनको दूसरी जगह उसको सबमिट करना रहता था। तो ये मैकेनिकल प्रोसेस था, मतलब लिटरली जो है फिजिकली जाके आप सबमिट कर रहे हैं, फिर वो आपकी पेंशन फिर आपके जो है अकाउंट में आएगी। अगर आप शिफ्ट हो गए, मान लो एक सीनियर सिटीजन जो हैं अपने बच्चों के साथ कहीं शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद, या लगातार शिफ्ट हो रहे हैं कुछ कुछ सालों में, तो उनके लिए बहुत असुविधाजनक था ये काम। अब इसमें सीधा सीधा टेक्नोलॉजी लाई गई है, बहुत समय बाद लाई गई है। आज के समय पर ये बहुत इजी है कि आप सीधा उनके अकाउंट में पैसा भेजें, बट ये चीज फाइनली की गई है। ये ईपीएफओ में यू वुड बी सरप्राइज टू नो 2017 तक डिजिटाइजेशन नहीं आया था, ठीक है, 17-18 तक डिजिटाइजेशन नहीं आया था, मैनुअल काम हो रहा था। अब जाकर वो चीजें आनी शुरू हुई हैं। मिनिमम सर्विस पीरियड फॉर अवेलिंग द बेनिफिट्स ऑफ ईपीएस इज 10 ईयर्स। ठीक है जी। तो ये आपका मतलब स्कीम के बेनिफिट्स हैं, बट इसमें क्या है वो इंपॉर्टेंट है। मोटा मोटा मैंने आपको इसका जो कह लीजिए पॉइंट है वो मैंने आपको बताया। करंट डिसेंट्रलाइज सिस्टम सीपीपीएस simplifies pension disbursement, eliminating the need for transferring the pension payment orders when pensioners relocate or change banks. ठीक है। सो 1 जनवरी 2025 एज अ पार्ट ऑफ ईपीएफओ आईटी मॉडर्नाइजेशन द सिस्टम बेनिफिट्स 78 लाख ईपीएफओ ईपीएस पेंशनर्स स्पेशली रिटायरीज मूविंग टू देयर होम टाउन्स। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका हेल्थ मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूसेस बी पाम रेजिमेन फॉर टीबी ट्रीटमेंट, ट्यूबरक्लोसिस जो है कह लीजिए ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए इसको ऐड किया गया है। अब ये है क्या, समझ लेते हैं इसको। सो टू ट्रीट मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, सो इस रिजीम में 4 ड्रग्स हैं मेनली, ठीक है। तो ये ड्रग्स आपको ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है, बट इसका फुल फॉर्म ये है बेसिकली, मतलब इसका एक्रोनिम ये है, ठीक है। इस एक्रोनिम को अगर हम देखें तो ये, ठीक है, बेडिक्विलिन, प्रेटोमैनिड, लिनोजोलिड और ऑप्शनली मॉक्सी फ्लॉक्सिन। ठीक है। तो थोड़ा सा जो है अगेन द आइडिया इज नॉट टू रिमेंबर दिस, बट ये शॉर्ट फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो आप यहां पर देखेंगे BPLM, ठीक है जी। सो ये आपका जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है उसको काउंटर करने के लिए नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव है जो सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। मकसद ये है कि टीबी को 2025 तक खत्म किया जाए। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्टेड अ 5-day मॉक ड्रिल नेम्ड विषाणु युद्ध अभ्यास। ठीक है, विषाणु युद्ध मतलब वायरस वॉर, कोविड बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, फ्यूचर में किसी भी तरीके का कोई वायरल अटैक होता है, वायरस का अटैक होता है, तो उसमें कैसे अलग अलग एजेंसीज, अलग अलग जो है ऑर्गेनाइजेशन साथ में मिलकर काम करेंगे उसकी एक ड्रिल की गई। ठीक है, जैसे कि डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को लेकर ड्रिल्स की जाती हैं, अलग अलग एजेंसी साथ में आती है, काम करती हैं, क्या सबका एक्शन होगा, तो उसकी प्रैक्टिस की जाती है। तो वहां यहां पर भी वो प्रैक्टिस की गई। A 5-day drill in Ajmer district, Rajasthan was conducted under the National One Health Mission to assess pandemic preparedness and response to
जोनोटिक डिजीज आउटब्रेक्स। ठीक है, तो यहां पर जो है पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस और जोनोटिक डिजीजेस होती हैं जो कह लीजिए एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में फैलती हैं, जानवरों से इंसानों में फैलती हैं। सो सच एज एवियन इन्फ्लुएंजा, निपा, जीका इन्वॉल्व ट्रांसमिशन बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। एम टू evaluate द रेडीनेस ऑफ नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पॉन्स टीम, जिसमें आपका ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हस्बेंड्री, वाइल्ड लाइफ सेक्टर सबसे कह लीजिए प्रोफेशनल्स आते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं और उनकी मिलकर ये एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स लॉन्च इंडिया फर्स्ट फैशन फॉरकास्टिंग इनिशिएटिव विजन एक्सटी। इंटरेस्टिंग है कि कैसे टेक्नोलॉजी को आप यूज करेंगे। देखिए फैशन टेक्नोलॉजी में क्या है कि एक व्यक्ति अपना दिमाग लगा रहा है कि कैसे हम ये चीजें कर सकते हैं, क्या क्या डिजाइन बना सकते हैं। अब ये काम जो है एआई करके दे रहा है। जैसे कि क्रिएटिव राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग में एक राइटर बैठता था, सोचता था कि ऐसे होगा, अब आप एआई को कमांड देते हैं, एआई वो आपको टाइप करके दे रहा है। तो वहीं पर जो है ये काम हो रहा है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स लॉन्च इंडिया फर्स्ट फैशन फॉरकास्टिंग इनिशिएटिव विजन नेक्स्ट, फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स under the research and development scheme, so affiliated with the National Institute of Fashion Technology. It leverages 18 campuses, extensive expertise to combine AI and EI for generating fashion trend insights. ठीक है, तो यहाँ पर AI को कैसे यूज किया जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस को फॉर जनरेटिंग फैशन ट्रेंड इनसाइट्स। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग है। अगेन इनिशिएटिव मिशन टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज जियो स्पेसिफिक ट्रेंड्स। भाई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग ट्रेंड्स हैं। इंडियाज कल्चरल डाइवर्सिटी, सोशो इकोनॉमिक नुएंसेस, इसमें आपको डीप विजन, इंडिजीनियस एआई और ईआई बेस्ड फॉरकास्ट सिस्टम मिल जाएंगे पहले से ही। ठीक है, तो इसका मकसद क्या है, टू रिड्यूस रिलायंस ऑन ग्लोबल फॉरकास्टिंग, ऑफर इनसाइट्स इनटू इंडियन फैशन कंज्यूमर्स एंड इंडियन ग्लोबल फैशन इंडस्ट्री। मतलब इंडिया का कह लीजिए मार्केट क्या कहता है, इंडियंस की लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंगली चीजें बने। नेक्स्ट आता है आपका स्टेट न्यूज। स्टेट न्यूज में वेस्ट बंगाल असेंबली पासेस अपराजित वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024। तो ये कहीं ना कहीं एक रिस्पांस है जो कोलकाता में कह लीजिए एक दर्दनाक हादसा हुआ, उसके बाद वेस्ट बंगाल सरकार जो है इसको लेके आ रही है और ये यूनिवर्सली पास किया गया, जिसमें वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2024। मकसद क्या है इसमें, जो भारतीय न्याय संहिता है 2023 जो अभी लॉज आए हैं आपके, उसमें जो 10 से 20 साल 10 और 20 ईयर सेंटेंसेस दिया गया है रेप, गैंगरेप, मर्डर के लिए, उसमें यहां पर कहा गया है कि डेथ पेनल्टी और लाइफ इंप्रिजनमेंट होना चाहिए। मतलब जहां जहां जो कह लीजिए पनिशमेंट थोड़ा कम था वहां पर इसको बढ़ाया गया है। ठीक है, उसके अलावा यह भी कहा गया है कि इंक्रीज पनिशमेंट, स्पीडी इन्वेस्टिगेशन, रैपिड जस्टिस और भारतीय न्याय संहिता और पोस्को एक्ट। एक अलग से कह लीजिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी, अपराजित टास्क फोर्स, ठीक है, फॉर्म की जाएगी। और capital punishment, so bill allows capital punishment for rape convicts if the crime results in the victim's death or the vegetative state। अब देखो ये ऑलरेडी है कानून में, अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये कानून मतलब एक दिखाने की कोशिश भी है कि हम सीरियस हैं इस मुद्दे को लेकर। बट द आइडिया इसके कानून बहुत हैं, ऑलरेडी हैं, बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, और जो आरोप, जो एलिगेशंस लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं पूरी इन्वेस्टिगेशन में लीपापोती की गई, कोशिश की गई उसको छुपाने की, बहुत सारी चीजों को मतलब रैप अप करने की, मतलब किसी ना किसी तरीके से जो है इनिशियली इन्वेस्टिगेशन में जो डिले हुआ है, पॉज्ड अप इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसका एक काउंटर है। ठीक है, मैं अगेन दोबारा से जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि ये एलिगेशन है, अभी खैर ये रिपोर्ट आई नहीं है, सीबीआई की के पास ये केस है, वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे, देन विल गेट टू नो और वी विल डिस्कस इन द सेशंस आल्सो कि क्या एग्जैक्टली कहा गया है और कैसे काउंटर किया गया है, सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कहना है। बट द आइडिया इज कि कानून है ये वेल एंड गुड, अच्छी इंटेंशन है, और बट द आइडिया इज अगेन इंप्लीमेंटेशन। उत्तर प्रदेश टू ऑक्शन प्रवेश मुशर्रफ फैमिली लैंड अंडर एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट।
तो परवेज मुशर्रफ जो कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे हैं, उनकी फैमिली की कुछ जमीन है, ठीक है जी, पार्सल ऑफ लैंड इन उत्तर प्रदेश वंस ओन्ड बाय फॉर्मर पाकिस्तान प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ फैमिली will be auctioned under the Enemy Property Act. 1968 Act targets properties of countries or citizens considered enemies, specifically Pakistan and China. ठीक है, ड्यू टू हिस्टोरिकल कन्फ्लिक्ट्स। तो ये कहता है कि जो भी एसेट्स छोड़ के गए हैं, ठीक है, दोज बिकेम पाकिस्तान और चाइना सिटीजन्स पोस्ट पार्टीशन और आफ्टर द 1962 वॉर। 2017 में पार्लियामेंट ने फिर इसमें कुछ अमेंडमेंट किया इस पर्टिकुलर एनिमी प्रॉपर्टी में, विच अमेंडेड द 1968 एंड पब्लिक प्रेमिसेस इवेक्शन ऑफ अनलॉफुल अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एट 1971। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एनिमी प्रॉपर्टीज हैं 4991, फॉलोड बाय बंगाल। और अब जो है ये जो पार्सल ऑफ लैंड है इस एक्ट के तहत, क्योंकि जो इसके कह लीजिए जो इस जिनकी वो जमीन थी वो जा चुके हैं, और एक इस एक्ट के तहत वो लैंड को आप ऑक्शन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल न्यूज। ठीक है जी, इंटरनेशनल न्यूज में नाइट मैरिज वीडियो ऑफ तारंतुला इन्फेक्टेड बाय ज़ॉम्बी फंगस गोज वायरल, बर्न इट विद फायर। ठीक है, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो जो है काफी वायरल हुआ। इसमें बेसिकली क्या था, एक ज़ॉम्बी फंगस, ठीक है, ज़ॉम्बीज बेसिकली कहा जाता है कि इंसान को बिल्कुल जो है खत्म कर देता है, जड़ से खत्म कर देता है। तो कुछ ऐसा ही यहां पर है, जिसमें कि ये जो ज़ॉम्बी फंगस है जिसका नाम है ओफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलेटरलिस, ठीक है, सिंपली ज़ॉम्बी फंगस इसको कहा जाता है, कंप्लीटली ड्रेन्स ऑफ इट्स होस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो होस्ट है जिसपे ये फंगस लगा उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को खींच लेगा। फिल द होस्ट बॉडी विद द स्पोर्स इनेबलिंग द फंगस टू रिप्रोड्यूस। फिर उसके बाद जो है ये होस्ट के माइंड को, मोटर फंक्शंस को खत्म कर देगा बिफोर ग्रेजुअली कंज्यूमिंग इट्स बॉडी। तो एग्जैक्टली जैसे ज़ॉम्बी जिसे कहा जाता है कि करते हैं। ठीक है, सो ये जो है द फंगस इज मोस्ट फाउंड इन पैन ट्रॉपिकल रीजन्स। ठीक है, इन्फेस्ट कारपेंटर आंच, और ये हर जगह मिलते हैं आपको एक्सेप्ट अंटार्कटिका। ठीक है, एक्सेप्ट अंटार्कटिका। And with over 900 species, these spiders move slowly on their 8 hairy legs, but are skilled nocturnal predators. ठीक है जी, तो ये kind of large hairy spider belonging to this particular family. ठीक है जी, तो ये आपका जो एक स्पाइडर है इसमें फंगस लगा, और किस तरीके से फंगस जो है ज़ॉम्बी फंगस है वो उसको नुकसान पहुंचा रहा है, इसके बारे में काफी चर्चा हुई। नेक्स्ट आपका इथोपिया होस्ट इनॉग्रल अफ्रीकन अर्बन फोरम। तो यहां पर इथोपिया जो है होस्ट करने जा रहा है इनॉग्रल अफ्रीकन अर्बन फोरम। सीधा सीधा मकसद ये है कि जो अफ्रीका की सिटीज हैं, अर्बन एरियाज हैं, वो कैसे ग्रोथ सेंटर्स बन सकते हैं। क्योंकि जनरली अगर आप देखेंगे किसी भी जो पिछले 200 साल का इतिहास है वो अर्बन सेंटर से कहीं ना कहीं ग्रोथ स्टार्ट होती है। ठीक है, ग्रोथ सेंटर जो है तो ये जो है अफ्रीकन ब्यूरोक्रेट्स डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स कन्वीन्ड इन इथोपिया फॉर द इनॉग्रल अफ्रीकन अर्बन फोरम, जो कि एक प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश किया गया है अफ्रीकन यूनियन के द्वारा 2022 में, जिसमें टू एनहांस अफ्रीकन सिटीज पोटेंशियल एज हब्स ऑफ ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। अब इस पूरी न्यूज में इंडिया कहां फिट होता है। अच्छा, एक और पॉइंट इसमें, फॉस्टरिंग अर्बन सॉल्यूशन अलाइंड विद एजेंडा 2063। ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, ये एजेंडा 2063 किससे रिलेटेड है? मैनेजिंग रैपिड अर्बनाइजेशन फॉर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो कुल मिलाके के अगले जो है 50 सालों में 2013 में डिसाइड किया कि 50 सालों में हम अफ्रीका को कहां ले जाना चाहते हैं। इंडिया इसमें फिट होता है कि इंडिया का ट्रेडिशनल रिलेशंस रहा है, साउथ साउथ कॉपरेशन, डेवलपिंग कंट्री, हमने उस दौर को देखा है। और इंडिया जो है अर्बन सिटीज में जैसे हमने मेट्रोज डेवलप करी, अपने एयरपोर्ट्स डेवलप करे, हम ग्रीन सिटीज की तरफ, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं इंडिया कह लीजिए हेल्प कर सकता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। ठीक है, तो और लास्ट ईयर अफ्रीकन यूनियन को G20 की मेंबरशिप दिलाने में इंडिया का सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट आपका ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2024 वाज हेल्ड इन व्लादिवोस्टॉक, रशिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, और इंडिया का इस पे क्या रोल है वो भी हम समझेंगे। देखो,
अगर आप रशिया का मैप देखोगे तो रशिया के मैप में जो यूरोप वाला रशिया है, जो वेस्टर्न रशिया है, उसमें उनकी पॉपुलेशन जो है मेन क्या है, कंसंट्रेटेड है, क्योंकि मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द रशिया इज साइबेरिया, जो कि बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ठंडा इलाका है, कोल्ड डेजर्ट है, वहां पर बहुत हार्डली आपको पॉपुलेशन मिलती है। फिर आप जब ईस्टर्न कोस्ट पे आ जाते हैं, ठीक है, उसकी जो कि उसके बहुत नजदीक में जापान है, कोरियन पेनिनसुला है, जिसको रशिया फार ईस्ट बोलता है, रशिया फार ईस्ट बोलता है, उसको वो डेवलप करना चाहता है, जिसमें सखलिन ऑयल फील्ड आते हैं, आपका कामाचटका पेनिनसुला आता है, व्लादिवोस्टोक आता है। तो ये सारे के सारे एरियाज जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अब रशिया इसको दो दो तरीके से देखता है। एक तरीका तो ये है कि वहां पर रिसोर्सेज बहुत हैं, ठीक है जी, उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके वो अपनी इकोनॉमी को आगे ले जा सकता है। दूसरा है कि साउथ कोरिया, जापान और यूएस, ये जो कह लीजिए तीन देश एक साथ आ रहे हैं टू काउंटर नॉर्थ कोरिया, टू काउंटर चाइना, तो ये रशिया के लिए भी एक खतरा है, ठीक है। तो रशिया भी चाहता है कि वो अपने ईस्टर्न बॉर्डर्स को या ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रशिया को प्रोटेक्ट रखे, सिक्योर रखे। और वो सिक्योर कैसे होगा, जब वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, ठीक है, वहां पर वो अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करेगा, बहुत सारे रशियंस को, मतलब उन सिटीज को डेवलप करेगा, उन सिटीज में बहुत सारे लोग रहते होंगे, उनकी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स होंगी, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स होंगी, तो उसको कंट्रोल कर पाएगा। तो अब जो है रशिया चाहता है कि दुनिया भर से जो अलग अलग देश है वो वहां पर इन्वेस्ट करे। अब इंडिया का कंटेक्स्ट यहां पर क्या आता है कि इंडिया जैसे ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है, जो आज के सेशन में हमने पहले भी डिस्कस किया, वो जो है वहां पर इन्वेस्ट करने जा रहा है, ठीक है, उस उनका भी कह लीजिए वहां पे स्टेक्स हैं। उसके अलावा भी इंडिया भी इज ऑल्सो ईगर कि वहां पर हम इन्वेस्ट करें। तो ये जो है ईस्टर्न, और साथ में क्या होगा, साथ में ये भी होगा कि उस रीजन में क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, उस रीजन की नुएंसेस को, स्ट्रेटेजिक जो इंपॉर्टेंस रखता है, जिसके मतलब कह लीजिए पड़ोस में जापान है, कोरियन पेनिनसुला है, चाइना है, तो उस रीजन में इंडिया की प्रेजेंस भी होगी। तो उस स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसमें अगर आप देखेंगे इंडिया के रिलेशन जापान से भी अच्छे हैं, साउथ कोरिया से भी अच्छे हैं, रशिया से भी अच्छे हैं। चाइना के साथ हम कह सकते हैं कि नॉट सो गुड, बट समहाउ हमारे लिए वो स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो पर्टिकुलर रीजन है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये रहा आपका व्लादिवोस्टोक, ठीक है, ये चाइना, ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और ये रहा आपका जापानीज आइलैंड, ठीक है, ये होगा कामाचटका पेनिनसुला, ठीक है। साखलिन आइलैंड भी आपका, साखलिन आइलैंड, कामाचटका पेनिनसुला, ठीक है। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2024, सो व्लादिवोस्टोक established in 2015, annual international event focuses on promoting economic development in the Russia's Far East, encouraging investment and cooperation with Asia Pacific nations, ठीक है जी। और इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल, बिजनेस लीडर्स, इन्वेस्टर्स, पॉलिसी मेकर, सब लोग साथ में आते हैं। द आइडिया इज रीजनल कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया जाए, बट इसके पीछे की कहानी क्या है वो भी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट आपका वेली फीवर, अ फंगल डिजीज एंडेमिक टू वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहां पर एक वेली फीवर, एक फंगल डिजीज देखने को मिल रही है कैलिफोर्निया, जो वेस्टर्न जो सिलिकॉन वैली कहा जाता है जिसे, कॉजिंग कंसर्न अमंग द हेल्थ ऑफिशियल्स। सो ये आप देख सकते हैं, सॉसी डायोइड्स फंगस फाउंड इन द सॉइल इन वेस्टर्न यूएस, मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। ये जो है इनहेल्ड स्पोर्स, मतलब डस्ट से इनहेल करके या डिस्टर्ब सॉइल से ये जो है फंगल इन्फेक्शन शुरू होता है। डज नॉट जनरली स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट अगर कोई व्यक्ति ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उस तरीके से फैल सकता है, बट जनरली ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता है। इसके बारे में मतलब यूएस में, वेस्टर्न यूएस में काफी चर्चा हो रही है। चाइना इज होस्टिंग द 9th फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कॉपरेशन। मैंने आपको बताया कि इंडिया अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, ये चीज ऑलरेडी चाइना कर रहा है, ठीक है। तो चाइना की मैसिव इन्वेस्टमेंट है अफ्रीका में, मैसिव इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दे नो कि अफ्रीका में वो ग्रोथ पोटेंशियल है, इन्वेस्टमेंट का रिसोर्सेज हैं, पॉपुलेशन है, मार्केट है चाइनीज गुड्स की, फॉर एवरीथिंग दे फील कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट।
सो ये सन 2000 में स्टैब्लिश किया था। द फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कॉपरेशन formalizes the China Africa strategic partnership, hold summit every 3 years, alternating host between China and African members. इसमें आपके 53 अफ्रीकन नेशंस हैं एक्सक्लूडिंग इस वतानी, ये आपका एक छोटा सा देश है सदर्न अफ्रीका में, ठीक है। सदर्न अफ्रीका में आप देखेंगे साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, उस पर्टिकुलर रीजन में आप देखेंगे छोटा सा एक देश है जो कि ताइवान को रिकॉग्नाइज करता है, तो वो इसका पार्ट नहीं है। बाकी सारे देश हैं। अफ्रीकन यूनियन कमीशन भी इसका पार्ट है। और इस साल का थीम था जॉइनिंग हैंड्स टू एडवांस मॉडर्नाइजेशन, बिल्ड अ हाई लेवल चाइना अफ्रीका कम्युनिटी विद अ शेयर्ड फ्यूचर, ठीक है। तो सीधा सीधा जैसे मैंने आपको बताया, चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव का एक बहुत बड़ा हिस्सा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमी न्यूज। इकोनॉमी न्यूज में पहली न्यूज है, वर्ल्ड बैंक अप्स द इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट टू 7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025। अगर आप यहां पर देखेंगे इंडिया की जो ग्रोथ रेट है 2021-22 में 9.7%, तो ये काफी ज्यादा आपको इट मस्ट बी साउंडिंग वेरी गुड, बट द आइडिया इज कि 2020-21 में जब कोविड आया था इट डिप्ड, ठीक है। तो वो बेस ईयर इतना कम था कि नेक्स्ट ईयर की ग्रोथ जो है वो काफी ज्यादा थी। फिर 7%, दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। 8.2%, nobody was expecting, even the government estimates were not expecting 8.2% ग्रोथ रेट। बट अगले साल का जो एस्टिमेट है वो बहुत इनकरेजिंग नहीं है, ठीक है। तो ये यहां पर वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अगले साल, मतलब जो ये आपका ईयर चल रहा है, इसमें 7% ग्रोथ रेट होगा, ठीक है। 7% फॉर द फिजिकल ईयर 2024-25, पर जो प्रीवियस एस्टिमेट था वो मात्र 6.6% था। तो उस सेंस में देखा जाए तो अच्छी बात है कि एटलीस्ट ग्रोथ एस्टिमेट इंडिया का बढ़ा है। और जो अप्रैल टू जून का क्वार्टर था उसमें इंडिया की ग्रोथ रेट अच्छी नहीं रही। क्यों नहीं अच्छी रही? क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं हुई, इलेक्शंस चल रहे थे, और इंडिया डेट टू जीडीपी जो रेशो है वो डिक्लाइन हुई है 80.39% टू 82% बाय फाइनेंशियल ईयर 27, विच इज अ वेरी गुड थिंग, डेट टू जीडीपी रेशो, ठीक है। अगर आप यूएस, जापान, कई जगह 200% से भी ज्यादा है, ठीक है। आप कहेंगे अच्छा मतलब उनका इतना ज्यादा है डेट टू जीडीपी रेशो, मतलब उनकी इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही? जी नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी इकोनॉमी डेवलप्ड कंट्री है और डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, तो उनकी इकोनॉमी में एक फेथ है, ठीक है, कि दिल रीपे। बट डेवलपिंग कंट्रीज के केस में उतना ज्यादा नंबर कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव, मतलब अगर, तो इंडिया जो है डेट टू जीडीपी रेशो धीरे धीरे कम करने में, दो स्लाइट मार्जिनल डिप है, बट इट इज अगेन 83.9% टू 82% भी कम नहीं है, ठीक है। ओके, सो यहां पर जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 1 to 1.6%। करंट अकाउंट डेफिसिट होता है जो डे टू डे जो आप खर्चे करते हैं, जिसका अवधि 1 साल से कम होती है, उस करंट अकाउंट डेफिसिट में आता है करंट एक्सपेंडिचर, करंट रेवेन्यू, और दूसरा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये हमने इकोनॉमी की क्लासेस में काफी डिटेल में डिस्कस किया, अभी मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसके अलावा मूडी अपग्रेडेड इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ 7.2%, ठीक है। मूडी ने कहा है 7.2% रहेगी, ठीक है। आईएमएफ ने भी 7% की बात की है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 7.2% की बात करता है। लेट्स सी कि ग्रोथ रेट इंडिया की क्या रहने वाली है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वॉर्न्स ऑफ फाइनेंशियलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन इंडियाज मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियलाइजेशन जो है वो खतरा है। ये फाइनेंशियलाइजेशन क्या है इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या है कि एक ये प्रोसेस है जिसमें कि फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल एलिट्स, इनका इकोनॉमिक पॉलिसी पे ज्यादा होल्ड होगा, ठीक है। इनका ये कहना है, मतलब जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उनका ये कहना है कि शिफ्ट है जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल और प्रोडक्शन एक्टिविटीज से मैन्युफैक्चरिंग से हमारा शिफ्ट, वैसे खैर हमारा शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा था भी नहीं, हमारा शिफ्ट बहुत ज्यादा सर्विसेज सेक्टर पे है। ये कहा जाता है ना इंडिया की यूनिक पोजीशन है, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर से सीधा जंप मार लिया सर्विसेज सेक्टर में, नहीं तो बाकी सारे देशों में एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिर सर्विसेज सेक्टर आया है, हमने सीधा जंप किया। तो बट मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, बहुत लार्ज लेवल पर आप लोगों को नौकरियां दे सकते हो। सो इन्वॉल्व द ट्रेडिंग, सो बट हमने उस चीज को शिफ्ट किया है ट्रेडिशनल इंडस्ट्री से फाइनेंशियल एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व द ट्रेडिंग, मैनेजमेंट, स्पेकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, इसकी तरफ जा रहे हैं, जो कि खतरे का साइन है। क्योंकि
ये चीज ठीक है, मतलब ये चीज भी ट्रेडिंग, मैनेजमेंट, स्पेकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स इज ओके, बट इसके बेस पे आप इकोनॉमी को रन नहीं कर सकते। आपको मैन्युफैक्चरिंग, आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करना ही होगा, तभी वो आउटपुट बढ़ेगी, तभी लोगों को नौकरियां मिलेंगी, ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चीज को उन्होंने कहा है, इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस, मार्केट प्लेयर्स एज वेल एज देयर इंटरसेक्शन। ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं, जिससे कि मैक्रो इकोनॉमिक जो आउटकम है उस पे इंपैक्ट होगा देश का। ठीक है जी। ओके, सो वी ए नागेश्वरन इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, 18th चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो वो गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं इकोनॉमिक मैटर्स पे, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है डिफेंस न्यूज। फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया, कहां पर? गोवा में। ठीक है, सो डेवलप्ड पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्र प्रताप गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये बनाया गया है, डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड इंटायरली इन इंडिया। समुद्र प्रताप का मकसद है टू कॉम्बैट ऑयल स्पिल्स। ये पहली बार भारत में बनाया गया है। ठीक है जी, ये एक इंटरेस्टिंग है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टू बी डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया। इसका मकसद प्योरली यही है कि ऑयल स्पिल्स को देखना वाइल इन मोशन, मतलब ये पूरी की पूरी कोस्ट पे घूमता रहेगा और इंश्योर करेगा कि जहां पर भी ऑयल स्पिल होता है वहां पर इमीडिएट एक्शन हो। इसमें आपके इस क्रू में 14 ऑफिसर्स और 115 सेलर्स होंगे एंड इज इक्विप्ड विद कटिंग एज पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आपका रशियन ट्रूप्स रिसेंटली हिट खार्किव यूक्रेन विद ग्रोम E1 हाइब्रिड मिसाइल। देखिए, रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई है वो थमने का नाम अभी तक नहीं ले रही, वो कॉन्टिन्यूड है डिस्पाइट द एफर्ट्स। ठीक है, जिसमें इंडिया के भी कुछ एफर्ट्स दिखाई दिए बीच में, बट टू नो अवेल एज ऑफ नाउ। तो यहां पर जो है ग्रोम E1 हाइब्रिड मिसाइल, हाइब्रिड मिसाइल का मतलब ये है कि जिसमें आपका दोनों फीचर है, मिसाइल का भी फीचर है और एरियल बॉम्ब का भी फीचर है। ठीक है, मतलब जाकर टकरा भी सकते हैं और जो है बॉम्ब भी ड्रॉप कर सकता है। ठीक है, सो हाइब्रिड मिसाइल है, सोफिस्टिकेटेड वेपन ड्राइव फ्रॉम द सोवियत एरा KH-38 एयर टू सरफेस मिसाइल। तो इसकी रेंज कैपेसिटी ये आपका दिया हुआ है, बट इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि ग्रोम E1 हाइब्रिड मिसाइल किस देश की है और कैसी है। ओके, फर्स्ट जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, कमेंसेस इन लखनऊ, जिसमें कि आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, ठीक है, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, सब जो है इसमें शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस ने डिस्कस किया फ्यूचर ऑफ इंडियाज मिलिट्री टू अडेप्ट चेंजिंग ऑपरेशनल एनवायरनमेंट। मेडन जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कमेंस्ड इन लखनऊ अंडर द थीम सशक्त एंड सुरक्षित भारत, ट्रांसफॉर्मिंग आर्म्ड फोर्सेस। नेक्स्ट आपका इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर द अग्नि 4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो इंडिया ने टेस्ट फायर किया अग्नि 4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को, और ये आपका दिशा में द लॉन्च कंडक्टेड बाय द स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड अंडर द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। कंफर्म किया ऑल ऑपरेशनल एंड टेक्निकल पैरामीटर्स। ये आपका डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, 4000 किलोमीटर की रेंज है, 4000 किलोमीटर, 20 मीटर लेंथ, कैन कैरी 1000 kg पेलोड फ्रॉम रोड मोबाइल लॉन्चर। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और विद अ मोबाइल 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल सिस्टम। इंडिया एंड फ्रांस जो है 22nd वरुण एक्सरसाइज, वरुण दैट इज नवल एक्सरसाइज जो है मेडिटेरेनियन सी में ये कंडक्ट की गई। ये दोनों देश जो हैं एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये आपका नेवल एक्सरसाइज 2001 से। दोनों देशों के बीच में एक्सरसाइज गरुड़ होती है जो कि एयर फोर्सेस की है, शक्ति होती है जो है जो आर्मीज के बीच में है। इसका ट्रिक है गावस्कर, ठीक है, गावस्कर, ठीक है, सुनील गावस्कर द वेरी फेमस क्रिकेट प्लेयर। तो GA से हो गया गरुड़ एक्सरसाइज हवा में, ठीक है जी, फिर आपका वरुण एक्सरसाइज, और S से हो गया शक्ति। ठीक है, सो गरुड़ आपका हो गया, उसके बाद वरुण और शक्ति, गरुड़, वरुण और शक्ति, गवास, गवास से आपका याद रहेगा गवास्कर। नेक्स्ट आपका स्पोर्ट्स न्यूज, पहला है बिहार के राजगीर में होने जा रहे हैं आपके 2024 वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी। ऐसा कहा हॉकी इंडिया ने, तो हॉकी का आपका वुमेन एशियन चैंपियनशिप होने जा रहा है बिहार में, राजगीर में। सो दिस विल बी द फर्स्ट टाइम, ठीक है जी, सो विल बी हेल्ड इन राजगीर।
The tournament will take place at the newly constructed Rajgir Hockey Stadium, where India will defend their title against teams from China, Malaysia, Japan, Thailand and Korea. और इसके बारे में जानकारी दी, और ये आपका बिहार में होने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका रूबीना फ्रांसिस विंस ब्रॉन्ज। अभी आपके पैरालंपिक्स खत्म हुए हैं, तो विंस ब्रॉन्ज इन वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल। ठीक है जी, एयर पिस्टल में रूबीना फ्रांसिस ने ब्रॉन्ज जीता। ठीक है जी, तो नेक्स्ट आपका प्रीति पाल पहली ऐसी भारतीय बन गई हैं जिन्होंने 2 पैरालंपिक मेडल जीते, नॉट गोल्ड, पैरालंपिक मेडल जीते एथलेटिक्स में जीते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 ईयर ओल्ड, उन्होंने वुमेन 100 मीटर और 200 T35 इवेंट्स में फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड फील्ड एथलीट टू विन द 2 मेडल्स एट पैरालंपिक्स। ठीक है, तो उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल्स यहां पर जीते हैं प्रीति पाल ने। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आपका लॉर्ड में, ठीक है जी, जो कि लंदन में है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 2025 का वहां पर होने जाएगा। सो इसको होम ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है। टू मेक द हिस्ट्री बाय होस्टिंग द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल फ्रॉम जून 11 to 15 2025, तो अगले साल जो है जून 2025 में वहां पर आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल होगा, टेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल होगा। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने कमाल कर दिया। ठीक है, ड्यूरेंट कप टाइटल जो है जीता, हिस्टोरिक ड्यूरेंट कप टाइटल नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। सो बेस्ड इन गुवाहाटी मेड हिस्ट्री बाय सिक्योरिंग देयर फर्स्ट ड्यूरेंट कप टाइटल। यहां पर उन्होंने मोहन बगान सुपर जायंट को हराया विद 4-3 विक्ट्री, और ये आखिरी शूट आउट तक, पेनल्टी शूट आउट तक ये मैच पहुंचा, और उसमें 4-3 से यहां पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने उनको हराया। द मैच वॉज हेल्ड एट रिनोन्ड विवेकानंद युवा भारती, ठीक है, इन कोलकाता। द ड्यूरेंट कप इज एन एनुअल डोमेस्टिक फुटबॉल कॉम्पिटिशन इन इंडिया, जो कि पहली बार हुआ था 1888 में शिमला, हिमाचल प्रदेश में। और ये जो आपका कप है स्टार्टेड बाय सर हेनरी मॉर्टिमर ड्यूरेंट इन शिमला, उन्हीं के नाम से ड्यूरेंट कप है। ये आपका ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और इंडियन आर्मी के द्वारा ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट आपका पैरालंपिक्स 2024 में शरद कुमार एंड मरियप्पन थंगवेलु सिक्योर्ड द सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल। तो यहां पर मरियप्पन सिक्योर्ड द ब्रॉन्ज हाई जंप में, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन मेडल। 3 कंसेक्यूटिव पैरालंपिक्स में मेडल जीता है इन्होंने। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। निशाद कुमार एंड शरद कुमार वॉन सिल्वर इन द रिस्पेक्टिव हाई जंप इवेंट्स। और यहां पर 17 साल की शीतल देवी becoming the India's youngest Paralympic medalist by winning the bronze in the mixed team event with राकेश कुमार। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका कपिल परमार ने सिक्योर किया इंडियाज फर्स्ट पैरालंपिक जूडो मेडल। ठीक है, जूडो मेडल यहां पर उन्होंने जीता। सो पैरा जूडो मेन J1 660 किलोग्राम इवेंट बाय बीटिंग, ठीक है, ब्राजील के एक प्लेयर को हराया, फर्स्ट एवर पैरालंपिक मेडल। तो यहां पर उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है जीता। ठीक है जी, अभी तक अगर हम देखें 2024 पैरालंपिक्स की 7 सितंबर तक, ठीक है, 7 सितंबर तक जो है टोटल 29 मेडल रहे, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल्स रहे। मेन ओलंपिक गेम्स से फार बेटर परफॉर्मेंस हमारा पैरालंपिक्स में रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स में लेजेंडरी एनिमेटर हाउ मियाजाकी रिसीव्स प्रेस्टिजियस रेमन मैग्सेसे अवार्ड। तो यहां पर रेमन मैग्सेसे अवार्ड उनको मिला है, जिसको कई बार एशियन नोबेल भी कहा जाता है। तो ये आपका को फाउंडर रहे हैं स्टूडियो गिबिली, जापानीज फिल्म डायरेक्टर ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस रेमन मैग्सेसे अवार्ड, एशियन नोबेल प्राइज। दिस अवार्ड हाईलाइट्स मियाजाकी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन द एनिमेशन फील्ड, और जो ग्लोबल कल्चरल डायलॉग पर उनका इंपैक्ट देखने को मिलता है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड की अगर हम बात कर लें, तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है 1958 से ये दिया जा रहा है। पहले ये 6 कैटेगरीज में दिया जाता था, ठीक है जी, फिर 2008 तक तो ये कैटेगरी से गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, ठीक है। 2001 से कैटेगरी ऐड की गई इमर्जेंट लीडरशिप की, और ये कैटेगरीज 2008 तक चली, ठीक है, ये वाली जो कैटेगरीज हैं 2008 तक चली। अब जो है आपका एक कैटेगरी है अनकैटेगराइज्ड, मतलब उसको उसमें कोई कैटेगरी नहीं है, 2009 से ये शुरू की गई है, ठीक है। सो द अवार्ड्स प्रेजेंटेड इन अ फॉर्मल सेरेमनी इन August 31st, फिलीपींस में आपका ये होता है, कमेमोरेटिंग द
बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रेसिडेंट रेमन मैग्सेसे, ठीक है। तो फिलीपींस के प्रेसिडेंट रहे हैं रेमन मैग्सेसे, इंस्पायर्ड द क्रिएशन ऑफ द अवार्ड इन 1957। नेक्स्ट आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने गोल्ड जीता एट 2024 ई गवर्नेंस अवार्ड फॉर पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव जो है बाल एवं विकास मंत्रालय का, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का के द्वारा जो है ये नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2024 जो अवार्ड है, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटरिंग होता है WHO के ग्रोथ चार्ट्स के अकॉर्डिंग 0 to 6 years, 6 साल तक के बच्चों के लिए, जिसमें कि एनहेंसिंग न्यूट्रिशनल आउटकम्स, इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स का काफी बड़ा योगदान है, प्ले अ की रोल इन असेसिंग चिल्ड्रंस हेल्थ एंड इंप्लीमेंटिंग टाइमली इंटरवेंशंस। So the program employs advanced ICT tools and growth measuring devices at each आंगनवाड़ी centers for the accurate data collection, ठीक है जी। तो यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स और रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जाता है। इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स की बात कर लेते हैं। तो नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2024 सितंबर 1 से लेकर 7 तक मनाया गया। इट्स नॉट अबाउट ईटिंग लेस बट अबाउट ईटिंग राइट। कई बार हमें न्यूट्रिशन या हेल्दी रहने का मतलब यह है कि कम खाओ, करेक्ट। कम खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि अच्छा खाना, सही खाना, ठीक है जी। सो नेशनल न्यूट्रिशन वीक सिग्निफिकेंट एनुअल इवेंट है जो कि इंपॉर्टेंस ऑफ ओवरऑल न्यूट्रिशन की बात करता है, ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल वेलबींग की बात करता है। एम्स टू एजुकेट द पब्लिक ऑन द बेनिफिट ऑफ बैलेंस डाइट, प्रमोट हेल्थियर ईटिंग हैबिट्स। और ओरिजिन है नेशनल न्यूट्रिशन वीक ट्रेस बैक टू मार्च 1973, जब अमेरिका में ये चीज शुरू हुई थी। लगभग 50 साल पहले अमेरिकन डाइटिक एसोसिएशन के द्वारा, जो नाम था अकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स यूनाइटेड स्टेट्स, जिसमें एक इनिशिएटिव शुरू किया गया था न्यूट्रिशन अवेयरनेस का। सो इंडिया में ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है इसको कंडक्ट करता है, ठीक है जी। थीम है न्यूट्रिशियस डाइट्स फॉर एवरीवन। तो ये था आज का सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप दिस सेशन सर्व्स द पर्पस एंड द आइडिया इज कि पूरे एक वीक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो हम यहां पर डिस्कस कर लें। इसके अलावा जो पूरे मंथ के, जैसे अगस्त मंथ के जो टॉप करंट अफेयर क्विज क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, ताकि एक तरीके से आपका पूरा का पूरा अगस्त मंथ का जो करंट अफेयर है वो रिवाइज हो जाए। सिमिलरली जैसे हम सितंबर के 4 वीक्स हैं तो 4 वीक्स के करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे, और आखिर में हम सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स के बेसिस पर अपना क्विज भी रखेंगे, ठीक है जी, ताकि इसको हम क्वेश्चंस को कवर कर सकें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।